नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की 12 बड़ी खबरें आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबरें आपको बता दें। महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का जनसैलाब पहुंच रहा है। 33वां दिन है और इस 33वें दिन में ही करीब 50 करोड़ की पार ये जो श्रद्धालुओं का है ये आंकड़ा पहुंच सकता है। आज महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी वहां पहुंच रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं महाकुंभ से, जहां पर जो श्रद्धालुओं का जनसैलाब है वो मर पड़ा है। ड्रोन इमेजेस आप देखिए, ड्रोन तस्वीरें आपको दिखाते हैं महाकुंभ की, वो तस्वीरें देखिए आप। अपने आखिरी पड़ाव की तरफ आगे बढ़ चुका है महाकुंभ, लेकिन जो श्रद्धालुओं का तांता है, जो सैलाब है, वो अभी भी महाकुंभ की तरफ बढ़ रहा है। और वीकेंड है, वीकेंड में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच करके आस्था की डुबकी लगाएंगे और पवित्र स्नान करेंगे। आपको बता दें, कल लोकसभा में वक्फ जेपीसी रिपोर्ट पेश की गई, जिसके बाद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी को लेकर के हमला बोला। क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने, आपको सुनाते हैं। देखिए, आप विपक्ष का निगेटिव नैरेटिव जनता अच्छी तरह देख रही है, जबकि सभी दलों के सदस्य समिति में थे और सबकी राय समाहित करते हुए एक संपूर्ण रिपोर्ट सदन में रखी गई है। आप जानते हैं, इनके निगेटिव नैरेटिव को जनता समझ चुकी है। आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसका नैरेटिव समझ चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार समाजवादी पार्टी सूबे की सरकार पर हमलावर है, लेकिन जिस तरीके से सरकार डिफेंडिंग मोड में आती है और डिफेंस मोड में समाजवादी पार्टी को ही कटघरे में खड़े करने का काम करती है, और तमाम जो बड़े लोग हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हो या फिर समाजवादी पार्टी के अन्य नेता हो, वो सरकार को घेरने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी के ही मुखिया और उनके चरित्र पर ही सवाल समाजवाद जो बीजेपी है, सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके सदस्य खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें, कानपुर में SNK पान मसाला के प्रतिष्ठानों पर IT की रेड पड़ी थी और इस रेड में कई अहम खुलासे हुए हैं, कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें GST चोरी की बात भी सामने आई है। इस तरीके से कहा गया कि एक GST बिल पे, जो ई-वे बिल बनता है, उसमें 4-4 बार उसको किया गया, लेके जाते थे और बोगस कंपनी अपने कर्मचारियों के नाम पर बना करके एक बहुत बड़ा घपला किया जा रहा था। वो आपको GST कंपनी, जो SNK कंपनी है, पान मसाला कंपनी है कानपुर की, वहां पर जो IT रेड पड़ी, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। एक बात निकल करके सामने आ रही है, और जो बात कल भी हम आपको बता रहे थे कि बहुत बड़ी टैक्स चोरी की बात यहाँ पर निकल करके सामने आई थी, और IT रेड में बातें आने वाले समय में क्लियर हो जाएंगी कितनी बड़ी चोरी वहां पर थी। और जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, तमाम और भी बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास लेकर के हमारे सभी साथी स्क्रीन पर जोड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो हमारे दर्शकों को बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं, अवनीश के पास। अवनीश, कानपुर में SNK पान मसाला एक बड़ी कंपनी बनती हुई जा रही है और इस पर एक IT की रेड पड़ी, और जिसमें जिस तरीके के खुलासे लगातार हो रहे हैं, जरा अपडेट दीजिए इस पूरे IT रेड पर।
देखिए कल 18 अक्टूबर को यहाँ पर जीएसटी की भी रेड पड़ी थी और लगभग 11 ठिकानों पर इनके जो है छापेमारी की गई थी, जिसमें कई सारे जो है खुलासे हुए थे और कई सारी जो है टैक्स चोरी की जो है बात सामने आई थी, जिसके बाद से कहीं न कहीं आयकर विभाग ने भी इस तरीके से कार्रवाई बात अभी लगातार 3 दिन से लगातार यहाँ पर कार्रवाई चल रही है और आपको बता दें कि पैसे गिनने के लिए पैसे गिनने वाली मशीनों को भी मंगाया गया है। फिलहाल अभी जो जानकारी मिली है लगभग 12 करोड़ रुपए अभी नकदी मिला हुआ है और जिस तरीके से आप बता रहे थे कि इन्होंने लगभग 100 बोगस कंपनियां का जो है खुलासा हुआ, जिसमें 100 बोगस कंपनियां इनके द्वारा जो है बनाई गई थी, जिसमें लेन-देन किया जा रहा था। इस तरीके के जो भी कर्मचारी थे उनके नाम पर जो है इस तरीके की कंपनियां बनाई गई थी और सबसे बड़ी बात ये है कि जब इस रेड को किया जा रहा था तो वहां पर घर वालों के द्वारा भी कोई नाराजगी जाहिर की गई, जिसमें कहीं न कहीं आयकर विभाग भी उसमें आयकर विभाग द्वारा भी नाराजगी जाहिर की गई और इस रेड में फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है, बहुत सारे दस्तावेजों को कहीं न कहीं रखा गया है साफ तौर पर। और सबसे बड़ा जो खुलासा सामने आया है कि जो ये कंपनी है लगातार जो है इस तरीके के कार्य में लिप्त थी, क्योंकि जीएसटी अक्टूबर में इसमें अपनी कार्रवाई कर चुकी थी, जिसके बाद भी जो अगर एक कार्रवाई के बाद में कुछ लोग होते हैं कि समझ जाते हैं, चीजों को सुधार कर लेते हैं, लेकिन आज जब आयकर विभाग भी इस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, उसको बहुत सारे खुलासे लगातार हो रहे हैं खंड। अवनीश, किस तरह की कार्रवाई की गई थी? अगर कार्रवाई की गई होती तो क्या इस तरीके से मनोबल बढ़ा होता एक व्यापारी का और इस तरीके की घटना या इस तरीके की बोगस कंपनियां को संचालन आसानी से कर रहा होता और इस तरीके से कैश वाली जो मशीन गिनने वाली मशीनें मंगानी पड़ती क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को? डर कहाँ है? डर है क्या? देखिए बिल्कुल जब अक्टूबर में ये इसके इनके खिलाफ में जब कार्रवाई की गई थी उस वक्त भी जो है इस तरीके की कंपनियों का खुलासा हुआ था कि कुछ कंपनियां जो है बोगस टाइप की इन्होंने बनाई हुई है, जिसमें लेन देन लगातार चल रहा था। उस समय कार्रवाई के तौर पर आप जानते हैं जब इस तरीके की कार्रवाइयां होती हैं तो उसमें कभी बहुत ही दबाव होता है तो कहीं ना कहीं जो है गिरफ्तारी का मामला सामने आता है, लेकिन फिलहाल जो है इस तरीके की कार्रवाई का दस्तावेज और जो भी चीजें होती है उनको जब्त करके रख लिया जाता है और आगे की जो प्रोसेस है वो चालू कर दिया जाता है। लेकिन इस वक्त जो खुलासा आयकर विभाग करने जा रहा है, लगभग 3 दिन से जो कार्रवाई चल रही है, उम्मीद की जा रही है कि एक बड़ा जो है स्कैम निकल के सामने आएगा, जिसमें कई सारे जो लगभग 50 करोड़ के ऊपर की जो टैक्स चोरी है वो तो सामने आई है। उसके बाद में ये जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। आयकर विभाग इस पे क्या कार्रवाई करेगा, क्या इनको जेल भेजा जाएगा या इनके जो साथ में जो लोग हैं जो इस तरीके का कार्य कर रहा है, क्योंकि आप बता दें जो एसएनके कंपनी है अखंड ये जब कोरोना काल चल रहा था उस वक्त एकदम से अचानक तेजी से बढ़ी है। इनके जो पान मसाला है वो लगातार जो है 2-3 रुपए की कीमत वाले पान मसाला को जो है कहीं ना कहीं 15-15, 20-20 रुपए का एक मसाला बेचा जा रहा था। तो उस वक्त से ही ये चर्चा में आई थी, उस वक्त से ही लगातार जो है इसके जो ग्राहक थे वो बढ़ गए थे और ये आसानी से उपलब्ध भी हो रहा था। तो कहीं ना कहीं जो है इस पे जो टैक्स चोरी की बात सामने आई है वो ये जो खुलासा आयकर करने वाला है बड़ा खुलासा हो सकता है। बिल्कुल अवनीश, लेकिन कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि नजीर पेश हो और नजीर के साथ साथ लोगों के मन में डर भी हो। कार्रवाई अगर इस तरीके से रह होगी कि या फिर एक कहते हैं ना कि एक फौरी तौर पर या एक कहते हैं कि एक दिखावे की कार्रवाई होगी तो इस तरीके से जो व्यापारियों का है या इस तरीके के जो टैक्स चोरी करने वाले हैं, जीएसटी चोरी करने वाले व्यापारी हैं, उनका मनोबल जरूर बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अवनीश। फिलहाल आगे की अपडेट देते रहेगा कि आखिरकार इसमें क्या अपडेट है और कितनी बड़ी टैक्स चोरी की घटना एक व्यापारी के द्वारा की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए। ज्ञानेंद्र, क्या प्रयागराज की क्या स्थिति है? लगातार बताया जा रहा है कि वहां पर जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, वीकेंड भी है। बिल्कुल अखंड, देखिए हम लगातार श्रद्धालु अब प्रयागराज की ओर बढ़ रहे हैं और इस समय मैं फिलहाल अरेल की ओर जा रहा हूं क्योंकि 2 बजे के आसपास जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचने वाले हैं और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लगातार श्रद्धालु फिर से आ गए हैं। थोड़ी सी छूट दी गई थी कुंभ मेले में। आपको बता दें कि ई रिक्शा और मोटरसाइकिल्स को अंदर, 2 व्हीकल्स को अंदर जाने के लिए, लेकिन फिर से जो है जाम की स्थितियां पूरे प्रयागराज में बन गई है और मोटरसाइकिल से भी चलना दूभर हो गया है। कल मैं अरेल घाट पहुंचा, छत्तीसगढ़ के सीएम पहुंचे थे
तो स्थितियां बहुत ही सामान्य थी। मुश्किल से मुझे 15 मिनट लगे थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, 9 किलोमीटर का सफर मैंने 15 मिनट में तय कर लिया था। लेकिन आज वही 9 किलोमीटर का सफर मैं 10:30 बजे के आसपास से निकला हूँ और अभी भी मैं अरैल घाट से 1 किलोमीटर की दूरी हूँ। लेकिन मोटरसाइकिल मेरी अब धीमे धीमे चल रही, थोड़ी सी जाम की स्थितियां थोड़ा सा नॉर्मल हुई है, लेकिन आगे फिर से जाम मिलना शुरू हो गया है। प्रशासन फिर से जो है थोड़ा सा ढीला तो कल पड़ गया था, लेकिन आज फिर से वही रौनक में लौटा है, ज्ञानेंद्र, जिस क्या तरीके नो से 7 व्हीकल तारीख से लगातार। ज्ञानेंद्र, सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उस बैठक के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो अधिकारी हैं वो सड़कों पर उतरे और जो ये जाम की स्थिति फिर से बन रही है इससे छुटकारा दिलाए, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नो व्हीकल जोन वहां पर क्लियर कर दिया गया है? इसकी वजह से क्या जाम की स्थितियां फिर से बनती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल अखंड, देखिए नो व्हीकल जोन को खत्म कर दिया गया था, लेकिन फिर से अब नो व्हीकल जोन हमको लग रहा है कि अभी 2 घंटे के अंदर हो सकता है डीआईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और फिर से शायद नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया जाए। अधिकारियों का मानना था कि शाही स्नान हो चुके हैं, चौथा स्नान भी पूर्ण हो चुका है, तो भीड़ थोड़ी सी छटेगी, लेकिन भीड़ अब कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरीके से भीड़ लगातार बढ़ रही है, एक तरीके से अब प्रशासनिक अमला ये कहने पे मजबूर हो चुका है कि हाँ, अभी भी भीड़ कम नहीं हो पाएगी और भी भीड़ आ सकती है 26 फरवरी तक। तो साफ तौर पे ये दर्शाता है कि अभी भी भीड़ कम नहीं हो पाएगी और प्रशासनिक अमला आज फिर से तैयारी में जुट चुका है कि जो है अपनी पूर्ण रूप से जो पुरानी तैयारियां थी फिर से शुरू करने वाला है, वही तैयारियां। और जितने भी उनके अधिकारी या कर्मचारी थे जो बैक टू होम के लिए जहाँ वो पोस्टिंग थे, उनको भेजने की तैयारी चल रही थी कुछ लोगों की, जो केवल 12 तारीख तक के जो स्नान थे उसके लिए बुलाया गया था। अब मुझे जो लग रहा है, मेरे जो सूत्र बता रहे हैं कि शायद उनको फिर से वापस बुला लिया जाएगा। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और बिल्कुल इस बात का अनुमान लगाया भी जा रहा है कि अच्छी खासी तादाद, क्योंकि वीकेंड पड़ने वाला है, ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो जाकर के प्रताप प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। ऐसे में इस बात की बेहद कम उम्मीद है कि वहां पर जो श्रद्धालु की जो संख्या होगी उसमें कमी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र, आगे अपडेट देते रहिएगा। हमारे साथ इंद्रवीर जुड़े हुए हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? अखंड, देखिए रायबरेली की अगर बात करें तो एक तस्वीर सामने आई है। उस तस्वीर को हम चाहेंगे एक बार दिख जाए तो हम आपको उसको बता दें कि ये तस्वीर है क्या और एग्जैक्टली क्या व्यवस्थाएं हैं। जिस तरीके से जिला अस्पताल हमेशा रायबरेली चर्चा में रहता है, वैसे ही कल जो है एक तस्वीर आई हमारे सामने। हम चाहेंगे 2 मिनट अगर वो हमारे पास है तो प्लीज दिखाने का वो करें कि ये जो कहाँ से आए? रौला से। क्या हुआ था अभी यहाँ पे? सिलेंडर लगा था। कौन सा सिलेंडर? ऑक्सीजन वाला। कहाँ मरीज को लेके गए थे अभी आप? मरीज छोड़ के बाहर गए थे। अरे दादा एकदम पान पड़ा बड़ी तेज नहीं वो निकले पड़े। अखंड, ये तस्वीर है और ये तस्वीर ये है कि एक वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर इमरजेंसी वार्ड में, इमरजेंसी के ठीक सामने वार्ड बनाया गया है जो कि कई सारे बेड का वार्ड है और वहाँ वार्ड में इमरजेंसी सिलेंडर रखा था। इमरजेंसी सिलेंडर जब कोई खोलता है ना तो कभी स्लोली इसको खोला जाता है और ये अचानक से खुल गया, लीक हो गया। हम ये कहें तो थोड़ा तेजी से खुल गया, ये फटा भी नहीं था और ये कहीं वो भी नहीं था, लेकिन लीक हुआ और उससे अफरा तफरी बची कि सिलेंडर फटा और बड़ी तेज की आवाज हुई। वहाँ पे लोग थे, उनका बयान था जिसे उन्होंने कहा कि फट गया, तो फटा तो नहीं था, ये गनीमत रही और लोग बाल बाल बचे। लेकिन लोगों में अफरा तफरी मची, लोग उठ करके जो मरीज वहाँ एडमिट थे वो उनके ऑक्सीजन और पाइप और सब लगे हुए थे, इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं जो जिस तरीके से ग्लूकोज वगैरह चढ़े, सब मरीज भागे अपने अपने बिस्तर और अपने अपने मरीज को लेकर के जो उनके तमीरदार थे। लेकिन ये हुआ क्यों? हुआ इसलिए क्योंकि वहां पे जो ऑक्सीजन जो मोनिट करता है, कोई नर्स होता है या कोई वार्ड बॉय होता है वो करता है, वहां पे ऐसा कोई नहीं था। तो किसी ने जाकर के छेड़खानी करी, उसका एग्जैक्टली नाम सामने नहीं आया। लेकिन ये
जो माहौल बना हुआ है लगातार जिला अस्पताल, ये जब से सीएमएस आए हैं, जैसे अभी सीएमएस का बीच में आपने देखा मंत्री जी के पैर छू रहा है पीड़ित लालचंद वार्ड बॉय पुराना जो था रिटायर्ड हो गया, उसके बाद उन्होंने सूत्रों के हवाले से खबर है, ये पुख्ता तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहीं पे ऐसा बयान दिया कि मैं साइन तो करूंगा लेकिन साइन तो कर दूंगा उनके उस पे पेंशन वाले उस पे, लेकिन पूरे फंड पे साइन नहीं करूंगा, वो अपने प्रोसेस से ही होगा। इस तरीके से मनमानी करते। आज एक और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही है कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं इनको प्राइवेट एडाहट पे रखा जाता है, ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होते। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और उसमें से एक दिलीप सिंह करके एक जो है बंदा है, वो सफाई कर्मचारियों का इंचार्ज है या सुपरवाइजर है, ये कंफर्म है कि वो वहां पे जो है जो आवास अलॉट होता है अखंड, वो आवास सीएमएस ने उसको वहां परमिशन दी है। अब ये रिटर्न में है या नहीं है, ये सूत्रों के पास खबर है। लेकिन जब सीएमएस से IBC 24 की अभी बात हुई सुबह, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ अलॉट नहीं किया गया किसी को, कोई प्राइवेट आदमी को, लेकिन वो प्राइवेट आदमी वहां पे रह रहा है। और अगर ये सीएमएस को मीडिया अवगत करा दी तो इसको क्रॉस चेक करके वहां पे उसको हटाया जाए। और कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से अगर आपने किसी भी देखे, अभी बीच में जैसे 1% का इनके ऊपर आरोप लगा, उसका ऑडियो भी हमारे पास है और वो ऑडियो खूब वायरल भी हुआ। तो कहीं ना कहीं कहने का ये मतलब है, मैं आरोप तो नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अगर आप इनको किसी तरीके का कोई प्रलोभन दे रहे हैं, ठीक है, तो आप इनसे अपनी इनके हिसाब से काम जो चाहे आप अपने हिसाब से काम करा सकते हैं, कहने का मतलब। तो आखिरकार ये इंद्रवीर सवाल है, इंद्रवीर ये सवाल है, कल भी एक खबर दिखाई थी हमने फिरोजाबाद से कि वहां पे स्ट्रेचर पड़ा हुआ था, लेकिन जो प्रस्तुता थी वो खुद ही चल निकल करके जा रही थी। वहां के जो प्रिंसिपल थे वो वीडियो बना रहे थे, पत्रकार बन गए थे। आज आप रायबरेली से खबर दिखा रहे हो और ऐसी तमाम आपने खबरें पहले भी दिखाई है, बस्ती से भी दिखाई है आपने, बस्ती से भी खबरें आई हैं, हमने IBC पे खबरें, कई ऐसी खबरें दिखाई है। आखिरकार जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो इस निचले स्तर के हो, जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां होती है या जो लोग इसके लिए जिम्मेदार होते, करते क्या है, तो इनको रखा क्यों जाए? अगर आउटसोर्सिंग से भी इनको रखा जाता है तो क्या अपनी जिम्मेदारी का ये निर्वहन ठीक से करते हैं? और जो इनको जो लोग भी इनकी मॉनिटरिंग करते हैं, उनकी क्या सैलरी काटते हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं कि बस अपने मन के हिसाब से जो भी मन में आए वो करना क्या करेंगे, बस उसके हिसाब से चलते रहो, जो मन में आगे करते रहेंगे? अखंड एक बड़ा सवाल यह है कि मैं बता दूं आपको, हमारे नॉलेज में ऐसे वार्ड बॉय और ऐसे फीमेल नर्स हैं जिनको शायद जो दूर से आती हैं, डिस्टेंस वाइज है, उनको सही पूछो तो रूम अलॉट होना चाहिए, आवास अलॉट होना चाहिए, लेकिन चाहे महिला अस्पताल हो चाहे पुरुष अस्पताल हो, जिला अस्पताल राणा बेनी माधव थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप एक प्राइवेट आदमी को जो इंचार्ज है सफाई कर्मचारियों का, उसका जहां से लीगल हो ही नहीं सकता, वहां आप जो है उसको रूम आवास अलॉट करके उसको एक आप दे रहे हो कि आप यहाँ रहिए। मनमानी क्या है? मनमानी करते नजर आ रहे हैं, मनमानी करते मनमानी अगर ये मनमानी कर रहे हैं तो इनके ऊपर के अधिकारी इनके मनमानी पे मौन क्यों बने हुए हैं? उनको इस मनमानी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, ये कार्रवाई नहीं हो रही है अखंड। इस पे जो है चाहे डीएम हो, डीएम की तरफ से हो, चाहे किसी तरफ से। अब आपने देखा कि जो प्रभारी मंत्री जब राकेश सचान आए, तब उनका उसके बाद उनका बयान आता है कि साला जो है मंत्री के सामने नाटक कर रहा है, अब इसको जो है साइन सिर्फ उस पे करूंगा, पेंशन वाले पे साइन करूंगा, बाकी नहीं करूंगा। ये सूत्रों के वाले खबर है। लेकिन अखंड ये कर रहे हो किसी के ऊपर? अगर आप किसी एक पौधे पर बैठे हो तो क्या आप एहसान कर रहे हो किसी के ऊपर कि मैं आ गया तो मैं साइन कर रहा हूं? अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उसने कुछ गलत किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अगर उसका सारा कुछ सही है तो उसको पेंशन, उसका फंड देने में आपको दिक्कत क्या है भाई? आप कितनी मनमानी करोगे? और क्या और जो लोग इसके ऊपर जो लोग बैठे हुए, क्या उनकी मनमानी पे मौन बने रहेंगे? उनसे आपने जवाब दिया, पैसा नहीं मिलेगा ना पैसा खाने के लिए है, नहीं पैसा खाने के लिए। अगर देखिए फिर वही बात कर रहे हैं कि इस तरीके के लोग, एक बार इंद्रवीर जरूर बात कीजिएगा उन अधिकारियों से, उनका पक्ष जरूर जानिएगा और पूछेगा कि अभी जो खबर है मैं एक बार कंफर्म कर दूं, मैं एक बार कंफर्म कर दूं। अभी जो खबर है हमारे पास दिलीप सिंह की, जो सफाई कर्मचारियों का इंचार्ज है, वो सूत्रों के हवाले से खबर है। जिस दिन ये IBC 24 पुख्ता कवर कर देगा, उस दिन इस पर अपनी मोहर लगा देगा। डंके के चोट पर IBC 24 इसको उसके पूरे जो इनके मंसूबे उस पर पानी फेरेगा। जी अखंड, बिल्कुल इंद्रवीर, जो भी ऐसी खबर हो, और जरूर अधिकारियों से बात कीजिएगा कि अगर इस तरीके का रवैया अपनाएंगे एक ओहदे पर बैठे हुए व्यक्ति और किसी को दिक्कत में डालेंगे, तो कहीं ना कहीं अपने जो पद का दुरुपयोगी तो है ये। तो आखिरकार मौन क्यों? इनके खिलाफ कार्रवाई क्या बनती है, इस पर जरूर सवाल कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। मोहम्मद इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिजनौर से। इमरान, कौन सी बड़ी खबर है बिजनौर से? देखिए अगर मैं आपको बता दूं, बिजनौर से आज एक बड़ी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है।
पति और पत्नी ने दोनों ने ही आत्महत्या की है। पत्नी ने घर के कमरे में अपने गले में फांसी का फंदा डाल के अपना जो है फांसी के फंदे में झूल गई, और वहीं पति जो है ट्रेन के आगे कूद करके अपनी जान दे दी। कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से अंदर से ये खबर निकल के आ रही है कि पति और पत्नी में गिरे गिले चल रहा था, जिसको लेकर के पत्नी ने जो है रात्रि में अपने गले में फांसी का फंदा लगा के आत्महत्या की है। तो पुलिस के डर से कहीं ना कहीं पति ने जाके ट्रेन के आगे कूद करके अपनी जान दे दी। जी अखंड। इमरान, ये बहुत दुखद खबर है। इस तरीके के चाहे कोई भी पारिवारिक कलह की अगर बात सामने आती है तो लोगों को बैठ करके, उनके परिवार वालों को बैठ करके इसको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर इस तरीके से अपनी जिंदगी का अंत कर लिया जाएगा और उसके चक्कर में कोई दूसरा व्यक्ति भी अपनी जिंदगी को खत्म कर लेगा, तो ये बिल्कुल भी वाजिब नहीं है। लोगों को इस तरीके के तमाम ऐसे मामले आते हैं सामने, जिसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं। आखिरकार आपकी जिंदगी महत्वपूर्ण है। किसी पारिवारिक या किसी भी समस्या के लिए आप अपने परिवार वालों से संपर्क कीजिए, अपने परिवार वालों से सलाह लीजिए, पर इस तरीके के कदम आप लोग कृपया करके ना उठाएं, क्योंकि आपके जाने के बाद आपके परिवार वाले दुखी जरूर होते हैं और उनको एक गहरा सदमा भी लगता है। इस तरीके से पारिवारिक कलह के चलते तमाम ऐसी खबरें आती है। अगर हर जगह, हर पन्ना अखबार का हो या खबरों की अगर बात की जाए तो पूरे के पूरे न्यूज जो पटी रहती है, और यही कारण है कि इस तरीके की खबरें लगातार सुनाई देती है। लेकिन ये बहुत गलत खबरें हैं। लोगों को आपसी अगर सहमति बन पाती है तो अलग हो जाना चाहिए, लेकिन इस तरीके कदम नहीं उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इमरान। हमारे साथ आदर्श जुड़े हुए हरदोई से। आदर्श, हरदोई से कौन सी बड़ी खबर है? अनम्यूट कर दीजिए आदर्श। जी, अगर हम बताना चाहें, आज हम इस समय हरदोई के प्लेटफार्म नंबर 1 पर खड़े हैं और यहाँ पर बालामऊ जंक्शन पर एवं हरदोई के प्लेटफार्म पर अमृत योजना के तहत पर यहाँ काम चल रहा है। उस कार को लेकर यहाँ पर कई ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। जो बची है करीब 2-2 ढाई घंटे ट्रेनें लेट चल रही हैं। और मैं हम ये बताकर, और यहाँ पर कुंभ को लेकर हम कहना चाहें तो इस प्लेटफार्म देखिए पूरा सन्नाटा इसमें फैला हुआ है। उसकी वजह यहाँ पर जो ट्रेनें हैं लेट है, और कुछ ट्रेनें काफी कैंसिल भी कर दी गई है। जी अलहमद। वहां पर जो मौजूद अधिकारी, उनसे आपने बात की कि आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है? लोगों को अच्छा खासा, क्योंकि महाकुंभ का समय चल रहा है और एक सुगम साधन होता है ट्रेन, लोग इससे ज्यादा प्रेफर करते हैं अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए। आखिरकार क्या समस्या है, कितने घंटों तक ये ट्रेनें लेट चल रही हैं? जी, अगर मैं बताना चाहूँगा कि हमारी भी टीटी से बात हुई थी, तो टीटी से बात उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो ट्रेनें हैं बालामऊ जंक्शन यहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर पर है और यही रूट है वहाँ कुंभ को जाने के लिए। वहाँ पर कुछ अमृत योजना के तहत बालामऊ जंक्शन में काम कराया जा रहा है, उसी को लेकर कुछ ट्रेनें को कैंसिल किया गया है और उसी को लेकर ट्रेनें जो है लेट भी चल रही है। जी अखंड। तो क्या यहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है भी कि या नहीं है? क्या कि फिर यहाँ ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है आदर्श, की कुछ ट्रेनें हैं यहाँ पर यात्रियों को ले जाने के लिए? मैं बताना, कुछ ट्रेनें यहाँ पर अभी हैं जिससे यात्री अपना गंतव्य तक पहुँच सकते हैं, और जो जो नहीं, जिनको ज्यादा देर है तो यहाँ से रोडवे सुविधा काफी करीब है, तो वो रोडवे से भी जा सकते हैं। तो आदर्श, जैसे एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में एक रोडवेज एक बहुत अच्छा साधन है, सुगम साधन है लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए। महाकुंभ का समय चल रहा है और खचाखच ट्रेनें भरी हुई नजर आ रही है और बस के भी आलम वही है। तो क्या रोडवेज ने किस तरीके की व्यवस्था की हुई है? क्योंकि इस तरीके से ट्रेन कैंसिल रहेंगी, घंटों लेट चलेंगी, तो जो यात्री है वो अब बस की तरफ मूवमेंट करेंगे। तो परिवहन विभाग ने किस तरीके की वैकल्पिक व्यवस्था की हुई है यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए? अगर बता दें, परिवहन विभाग ने भी बहुत अच्छी सुगम व्यवस्था की है। यहाँ से परिवहन विभाग के लिए काफी बसें चल रही हैं और वहाँ पर अगर भीड़ की बात करें तो भीड़ भी वहाँ पर काफी मौजूद हो रही है, लेकिन वहाँ पर बस की कोई असुविधा होने की नहीं है। बस काफी मात्रा पे वहाँ पर है। अगर यहाँ से यात्री जाते हैं तो आराम से अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। अच्छा, हाँ, एक चीज और भी आदर्श की लगातार खबरें आ रही है कि जो प्रयागराज के आसपास के जिले हैं वहां पर कुछ जाम दिखाई दे रहा है, क्योंकि नो व्हीकल जोन फिर से जो घोषित किया गया था उसमें छूट दे दी गई है। क्या हरदोई में भी कुछ इस तरीके की स्थितियां है कि आसानी से लोग गाड़ियों का इजीली मूवमेंट हो रहा है हरदोई में? नहीं, अखंड ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जोन बनाया गया ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो है सब नॉर्मली चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए आदर्श। जिस तरीके से महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है और लगातार हर श्रद्धालु इस पावन अमृत स्नान करने के लिए महाकुंभ जा रहा है और
संगम के तट पर पहुंच करके वो स्नान करके आज इस पूरे महाकुंभ का भागी बन रहा है। और शायद यही कारण है कि एक के बाद एक जो भी श्रद्धालु हैं, 5 स्नान निकल चुके हैं और शाही स्नान के साथ साथ 2 अमृत स्नान भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो श्रद्धालुओं की तादाद है वो कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि श्रद्धालु और भी आगे जा करके आस्था के इस पावन पर्व में डुबकी लगाएंगे। और इसी के लिए जो अधिकारी हैं वो अधिकारी रोड पर खुद उतर चुके हैं, क्योंकि सीएम लगातार अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए, क्योंकि नो व्हीकल जोन घोषित किया गया था 13 तक और आज उसमें कुछ रियायत कल से मिल चुकी है लोगों को। तो उसके बाद लोग वहां पे फिर से एक बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि थोड़ी बहुत गाड़ियों का जाम लगा, लेकिन जो अधिकारी है, जो प्रशासनिक अमले के जो भी आला अधिकारी हैं, वो सड़कों पर है और किसी भी प्रकार से जाम की स्थिति पैदा नहीं होने देना चाह रहे। और शायद यही कारण है कि जो गाड़ियों की रफ्तार है भले थोड़ी धीमी है, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ रही है, क्योंकि लगातार एक बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े समूह में पूरे देश से, प्रदेश से, विदेशों से भी लोग आए हैं इस महाकुंभ के भागी बनने के लिए और अमृत स्नान और पवित्र स्नान करने के लिए। और शायद यही कारण है कि हर व्यक्ति, हर घर से हर व्यक्ति चाहता है कि वो भी महाकुंभ में जाए और महाकुंभ में जाकर के आस्था की डुबकी लगाए। वो भी इसका भागी बनना चाहता है, क्रिकेटर हो, बॉलीवुड एक्टर हो या राजनीतिज्ञ हो, सारे के सारे लोग चाहते हैं कि वहां पहुंच करके वो भी आस्था की डुबकी लगाएं। और जैसा कि आपको बताया कि आज महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस आ रहे हैं और वो भी आकर के वहां पर आज आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो लगातार श्रद्धालुओं में एक उत्साह है, जोश है, और यही उत्साह और जोश अभी भी बना हुआ है, बरकरार है, जबकि 33वां दिन है। 33वें दिन में भी जो श्रद्धालुओं का उत्साह है उसमें कमी देखने को नहीं मिल रही है। और जो लोग अभी भी इंतजार में बैठे थे कि हम आखिरी समय में जाकर के आस्था की डुबकी लगाएंगे, अब वो अपने घरों से निकल चुके हैं और आस्था की डुबकी लगाने के लिए वो अब संगम की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि सैटरडे और संडे 2 दिनों की छुट्टी होती है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लोग बड़ी तादाद में एक बार प्रयागराज की तरफ कूच कर सकते हैं, जो श्रद्धालु हैं। और यही कारण है कि पूरी की तरह पूरी मुस्तैदी के साथ प्रशासन लगा हुआ है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, जाम से निपटा जा सके, इसके लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। अब देखने वाली बात होगी कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। एक और बड़ी खबर है कि आपको बता दें, आजम खां के खिलाफ एसआईटी का गठन किया गया है। एक मामले में, एक मामला है जिस मामले में एक रंगदारी मांगी गई थी उन कुछ रुपए की, जिसके बाद में उस व्यक्ति ने नहीं दिया उस रंगदारी को, तो फैक्ट्री तोड़ने का आरोप लगाया आजम खां के ऊपर। पुराना मामला है और इस पुराने मामले को फिर से खोल दिया गया और एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। तो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल जेल में है, कई मामलों के में वो उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं और कई दिनों से वो जेल में भी है। ऐसे में एक नई मुसीबत आजम खां के लिए, ये जो जांच अगर एसआईटी की होती है और इसमें कुछ निकल करके आता है, जमीन जिसमें जैसा कि वक्त निकल करके आ रहा है कि जमीन कब्जाने का और फैक्ट्री को तोड़ने का आरोप लगा है पैसे की रंगदारी को लेकर के। तो तमाम हमने बड़ी खबरें 12 बजे की आपको बताई। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे आज। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।